मूवी की शुरुआत ऑगडेन मार्श टाउन से होती है, जहां लोकल्स एक हाई स्कूल बेसबॉल मैच एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन गेम अचानक रुक जाता है जब लोकल रेजिडेंट रॉरी हैमिल शॉटगन के साथ पिच पर आता है और उसकी नाक से खून बह रहा होता है। टाउन का शेरिफ डेविड सीन पर सावधानी से अप्रोच करता है, जबकि उसका डिप्टी रसेल पिच को खाली कराता है। डेविड रॉरी को हथियार छोड़ने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉरी एब्सेंट माइंडेड लगता है। इसके बजाय वह अपनी शॉटगन उठाता है और डेविड इंस्टिंक्टिवली गोली चला देता है। शाम को शेरिफ रॉरी की वाइफ पेगी और उसके बेटे कर्ट से मिलता है। वह उनसे माफी मांगता है और समझाता है कि रॉरी नशे में लग रहा था, इसलिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन पेगी इस बात को नहीं मानती और बताती है कि रॉरी सालों से बिल्कुल सोबर था। अगली सुबह डेविड फोरेंसिक लैब से एक कॉल लेता है और यह सुनकर शॉक हो जाता है कि रॉरी के ब्लड टेस्ट में अल्कोहल नहीं था। कंफ्यूज्ड और अपसेट वह पिच पर क्लू ढूंढने वापस जाता है। वहां उसे लोकल स्कूल का प्रिंसिपल बेन बैठा हुआ मिलता है, जो कुछ देख ही नहीं रहा होता। उसका लुक भी बिल्कुल वैसा ही एब्सेंट माइंडेड होता है जैसे रॉरी का था। इस बीच लोकल हॉस्पिटल में डेविड की वाइफ डॉक्टर जूडी एक लोकल महिला डीड्रा से मिलती है। डीड्रा अपने हस्बैंड बिल को ले आई होती है, जो टाइम टू टाइम स्पेस आउट कर रहा होता है। शाम को डीड्रा अपने घर में गैराज से एक आवाज सुनती है और चेक करने के लिए भागती है। वह देखती है कि कंबाइन हार्वेस्टर चल रहा है, लेकिन बिल कहीं नहीं दिख रहा। वह मशीन को बंद करके बिल को ढूंढने लगती है। तभी डीड्रा अपने बेटे की चीखने की आवाज सुनती है और घर की तरफ भागती है। रूम खाली होता है, लेकिन बेटा जल्दी ही वहां आता है और उसे चुप रहने को कहता है। फिर वे दोनों वार्डरोब में छुप जाते हैं, जहां बेटा बताता है कि उसका पिता अजीब बिहेव कर रहा है और उसके पास एक चाकू भी है। इसी वक्त उन्हें बिल के ऊपर आने की आवाज आती है। बिल उन्हें ढूंढ लेता है और रूम का दरवाजा लॉक कर देता है, अपनी फैमिली की डिस्परेट चीखों को इग्नोर करते हुए। उसके बाद बिल घर में गैसोलीन डालता है और उसे आग लगा देता है। जब तक पुलिस, एम्बुलेंस और फायरमैन घर तक पहुंचते हैं, डीड्रा और उसका बेटा मर चुके होते हैं। इस घटना के बाद पड़ोसी बताते हैं, जब घर जल रहा था, बिल बस लॉन मो कर रहा था। गुस्साई जूडी बिल पर चिल्लाती है कि वह ऐसी ट्रेजेडी के सामने इतना इंडिफरेंट कैसे रह सकता है, लेकिन बिल बस सीटी बजाता है। बाद में बिल को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वह अपनी सेल में बस एक जगह देखता हुआ खड़ा रहता है। दूसरी तरफ टाउन के बाहर 3 शिकारी बोग के पास से गुजरते हैं। उन्हें एक पैराशूट पास के पेड़ों में फंसा हुआ मिलता है। जल्दी ही वे उसे पानी से निकालते हैं और एक आर्मी पायलट का शरीर खोजते हैं। पुलिस सीन पर पहुंचती है और रसेल को मिलिट्री प्लेन के क्रैश होने की एक अफवाह याद आती है। उस समय यह एक झूठ लग रहा था, क्योंकि किसी टीवी या न्यूज़पेपर में इस घटना का कोई जिक्र नहीं था। डेविड और रसेल बोग का निरीक्षण करते हैं और पानी के अंदर प्लेन खोजते हैं। उसी वक्त ग्राउंड पर एक ड्रोन कैमरा ऑगडेन मार्श टाउन पर झूम करता है और शब्द दिखाई देते हैं, इनिशिएट कंटेनमेंट प्रोटोकॉल। डेविड रिसर्च करता है कि टाउन का वाटर सप्लाई कहां से आता है और वह कंफर्म करता है कि यह उस बोग से आता है और पहला घर जहां यह पानी पहुंचता है वह रॉरी का है। एक आर्मी प्लेन का नदी में क्रैश होना बिना किसी न्यूज कवरेज के बहुत संदिग्ध लगता है। डेविड सोचता है कि जो कुछ भी प्लेन कैरी कर रहा था वह पानी को कंटेमिनेट कर रहा है और लोगों को बीमार कर रहा है। वह और रसेल मेयर के पास जाते हैं ताकि वाटर सप्लाई को बंद करने की रिक्वेस्ट करे, लेकिन मेयर मना कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से फसलें खत्म हो जाएंगी और टाउन बैंकरप्ट हो जाएगा। अपने लव्ड वंस की सेफ्टी को लेकर परेशान डेविड डिसाइड करता है कि वह डायरेक्ट ऑन ऑर्डर्स को इग्नोर करेगा और खुद वाटर सप्लाई बंद करने जाएगा। वह वाल्व को हटा भी देता है ताकि कोई दोबारा सप्लाई ऑन न कर सके। जब वो पुलिस स्टेशन वापस आते हैं तो उन्हें बिल अपनी सेल के फ्लोर पर खून से लथपथ हालत में मिलता है। वह डेड लगता है, लेकिन फिर अचानक जॉम्बी की तरह उठता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। डेविड अपने हायर अप से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फोन लाइन और इंटरनेट काम नहीं कर रहे। बाहर जाने पर उसे पता चलता है कि पूरा टाउन अजीब तरीके से वीरान लग रहा है। इसी वक्त एक मिस्टीरियस ब्लैक कार डेविड की तस्वीरें लेती है। इन इवेंट्स से डरकर शेरिफ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए टाउन छोड़ने के लिए समझाने की कोशिश करता है,
लेकिन जूडी मना कर देती है क्योंकि वह एक डॉक्टर है और इमरजेंसी के केस में लोगों को उसकी जरूरत है। जब वे बात कर रहे होते हैं, जूडी घर के बाहर किसी को देखती है और अपने हस्बैंड को अलर्ट करती है। डेविड बार्न चेक करने बाहर जाता है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स उसे अरेस्ट कर लेता है। वे उसे एक बस में ले जाते हैं जहां डेविड किडनैप्ड लोकल्स, जिनमें जूडी और रसेल शामिल हैं, को देखता है। बस उन्हें एक मिलिट्री कैंप ले जाती है जो लोकल स्कूल में सेटअप होता है और वहां लोग फेंस के पीछे रखे जा रहे होते हैं। ग्रुप को टेंट्स के जरिए ले जाया जाता है जहां उनका रेडियो एक्टिविटी और बॉडी टेम्परेचर स्कैन होता है। जिन लोगों के रिजल्ट्स एबनॉर्मल आते हैं उन्हें उनकी फैमिलीज से अलग कर दिया जाता है। दुर्भाग्य से जूडी का टेम्परेचर हाई होता है और सोल्जर्स उसे ले जाते हैं। डेविड कैप्टर्स से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ओवरपावर करके नॉकआउट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जूडी एक स्ट्रेचर पर बंधी होती है और उसे एक टेंट के अंदर ले जाया जाता है। वहां वह मास्क पहने सोल्जर्स, सफरिंग लोकल्स और ब्लड स्टेंस देखती है। जल्दी ही जूडी को फोर्सफुली सेडेट किया जाता है। बाहर से हिंसक आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है कि एक कार कैंप के फेंस से टकरा गई है और लोग भागने का मौका ले रहे हैं। सोल्जर्स लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वायलेंट राइट शुरू हो जाता है और अनवेल लोग कंटेनमेंट एरिया तोड़ देते हैं। पूरा कैंप कैओस में चला जाता है और सोल्जर्स और डॉक्टर्स हेलीकॉप्टर्स में भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इस बीच डेविड एक ट्रक में जागता है जो उसे एक नए कैंप ले गया है। यहाँ सबको एक ब्रेसलेट दिया जाता है जो उन्हें नॉट इन्फेक्टेड मार्क करता है। जाहिर तौर पर सारे हेल्दी लोगों को वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन डेविड अपनी वाइफ के बिना नहीं जाना चाहता। एक पड़ोसी उसे बताता है कि टाउन को पूरा ब्लॉक कर दिया गया है और हर हाईवे रोड ब्लॉक पर फैमिलीज को शूट कर दिया गया जो एस्केप करने की कोशिश कर रही थी। डेविड किसी तरह से चुपचाप पुलिस स्टेशन लौटता है। वहां उसे अपनी गन मिलती है और जल्दी ही उसका डिप्टी रसेल भी उससे जुड़ता है। दोनों तुरंत छुप जाते हैं जब उन्हें वही ब्लैक कार सुनाई देती है जो पहले टाउन में थी। डेविड रसेल को समझाता है कि जूडी को सिर्फ फीवर है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और उसे रेस्क्यू करने के लिए कन्विंस करता है। इस बीच जूडी अपनी फ्रेंड बेका को एक नजदीकी स्ट्रेचर पर देखती है और दोनों बात करती हैं। उन्हें स्कूल प्रिंसिपल बेन इंटरप्ट करता है जो खून से लथपथ होता है और एक पिचफॉर्क लेकर आता है। क्लियरली इन्फेक्टेड बेन रूम के अंदर मूव करता है और पेशेंट्स को बिना किसी दया के मारना शुरू कर देता है। वह आखिरकार बेका के पास पहुंचता है, लेकिन उसे स्टैब करने से पहले जूडी उसका ध्यान हटाने के लिए चिल्लाकर डिस्ट्रैक्ट करती है। बेन जूडी की तरफ देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वह फोर्क उठाता है ताकि जूडी को हमेशा के लिए खत्म कर दे, लेकिन डेविड और रसेल वक्त पर पहुंच जाते हैं और बेन को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। वे दोनों बची हुई औरतों को रेस्क्यू करते हैं और बाहर ले जाते हैं, जहां उन्हें हर जगह डेड बॉडीज बिखरी हुई मिलती है। उसके बाद ग्रुप टाउन क्रॉस करने लगता है जो अब पूरी तरह से वीरान हो चुका है। वे एक वर्किंग कार ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही एक ट्रक के पीछे छुप जाते हैं जब उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज पहले वाले हंटर्स की होती है जो इन्फेक्टेड लोगों को शूट करके उनके बॉडीज अपने ट्रक के पीछे फेंक रहे होते हैं। लोग एक घर के पास पहुंचते हैं जो बेका के बॉयफ्रेंड स्कॉटी का होता है। वे जल्दी से अंदर भागते हैं और स्कॉटी को पूरी तरह से स्वस्थ छिपते हुए पाते हैं। स्कॉटी बताता है कि उसकी मां भी ठीक है और वह सप्लाईज इकट्ठा कर रही है, लेकिन चीजें और खराब हो जाती हैं जब कुछ सोल्जर्स उस घर को घेर लेते हैं। ग्रुप बार्न में छुप जाता है और देखते हैं कि एक सोल्जर स्कॉटी की मां को बाहर खींचता है। स्कॉटी अपने दोस्तों की चेतावनी को नजरअंदाज करके अपनी मां की मदद करने के लिए बाहर निकल जाता है, लेकिन यह एक बड़ी गलती होती है क्योंकि स्कॉटी और उसकी मां दोनों को सोल्जर्स बेरहमी से मारकर उनके बॉडीज को फ्लेम थ्रोवर से जला देते हैं। अगली सुबह ग्रुप डेविड के घर पहुंचता है जहां रसेल एक पुरानी कार को रिपेयर करने लगता है और बाकी लोग सप्लाईज इकट्ठा करते हैं। जूडी तय करती है कि वह नर्सरी के पास जाकर अलविदा कहेगी। उसे यह पता नहीं होता कि उसका एक इन्फेक्टेड सहयोगी पेगी उसके पीछे है। कुछ देर बाद डेविड एक आवाज सुनता है और नर्सरी की तरफ भागता है जहां वह जूडी को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है कि इन्फेक्टेड कर्ट अचानक कहीं से कूदकर डेविड पर अटैक करता है, लेकिन डेविड उसे धक्का दे देता है
क्योंकि बार्बरिक कर्ट और नुकसान करने की कोशिश करता है। रसेल समय पर कर्ट को शूट करके खत्म कर देता है। बाद में ग्रुप कार में बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बेका खांसी करना शुरू करती है। रसेल सोचता है कि वह शायद इन्फेक्टेड हो रही है, जो ग्रुप में बहस शुरू कर देता है। इसी वक्त एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है और डेविड वाहन को एक कार वॉश के अंदर छुपा देता है। वहां इंतजार करते वक्त बेका को बाहर कोई दिखाई देता है। कार वॉश अचानक एक्टिव हो जाता है और प्लेटफॉर्म मूव करने लगता है। जल्दी ही कुछ इन्फेक्टेड एम्प्लॉइज वाहन को घेर कर विंडोज तोड़ने लगते हैं। डेविड एक से फाइट करता है, जबकि एक और बेका की तरफ पहुंचता है। बेका उसका सिर कार के खिलाफ पटक कर उसे दूर फेंक देती है। डेविड एक और इन्फेक्टेड को धक्का देता है, लेकिन एक एम्प्लॉय बेका के गले में हौज डालकर उसे कार के बाहर खींच लेता है। खतरे को समझते हुए डेविड और रसेल कार से उतरते हैं और जॉम्बीज को मारने लगते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। स्थिति और खराब हो जाती है जब हेलीकॉप्टर उनकी कार को उड़ा देता है। ग्रुप का कोई सदस्य घायल नहीं होता, लेकिन अब उनके पास ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं बचता। अगले सीन में बचे हुए 3 लोग रोड पर चलना शुरू करते हैं और आखिरकार रसेल का ट्रक ढूंढते हैं, लेकिन उसके टायर्स स्पाइक्स से डैमेज हो चुके होते हैं। तभी उन्हें वही मिस्टीरियस ब्लैक कार नजर आती है। रसेल जल्दी से स्पाइक्स उठाकर रोड पर फेंकता है, जिससे कार पलटकर क्रैश कर जाती है। कुछ देर बाद एक एजेंट रेंग कर बाहर आता है और डेविड उसे कोने में करके एक्सप्लेनेशन मांगता है। एजेंट आखिरकार खुलासा करता है कि जो प्लेन उन्हें बोग में मिला था वह एक प्रोटोटाइप बायोलॉजिकल वेपन ट्रांसफर कर रहा था, जो किसी पॉपुलेशन को डिस्टेबलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह प्लेन टेक्सास ले जाया जा रहा था, जहां इसे नष्ट किया जाना था, लेकिन यह प्लेन ऑगडेन मार्श के पास क्रैश कर गया। यह सुनकर गुस्से में डेविड एजेंट को पंच करता है और उससे मदद करने की मांग करता है, लेकिन रसेल, जो हाल ही में काफी एग्रेसिव बिहेव कर रहा है, एजेंट को मार देता है। वह राइफल की सारी गोलियां हवा में बर्बाद कर देता है। फिर वह आसमान की तरफ देखते हुए स्वीकार करता है कि वह इन्फेक्टेड हो चुका है। रसेल जानता है कि अंत नजदीक है, लेकिन वह बस थोड़ा और समय उनके साथ चलना चाहता है ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। थोड़ी देर बाद ग्रुप को पता चलता है कि मेन हाईवे तक का रास्ता ब्लॉक है, लेकिन रसेल कहता है कि वह उनके लिए कुछ समय खरीद सकता है। डेविड उसे गन देता है और एक हीरोइक बलिदान के कृत्य में रसेल सोल्जर्स की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे तुरंत शटडाउन कर दिया जाता है। यह डेविड और जूडी के लिए टाउन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पर्याप्त होता है। आखिरकार वे एक गैस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उन्हें 3 लोडेड ट्रक मिलते हैं जो हेल्दी लोगों को निकालने के लिए थे। ट्रक के अंदर काफी सारी डेड बॉडीज होती हैं और फ्लोर पर बुलेट शेल्स पड़ी होती है, जो इशारा करता है कि यह शायद गवर्नमेंट का प्लान था। सौभाग्य से एक फंक्शनल ट्रक गैस स्टेशन के पास पार्क होता है। डेविड एक नजदीकी गैराज में जाकर एस्केप के लिए सप्लाईज इकट्ठा करता है। वहां उसे एक अबेंडन आर्मी रेडियो मिलता है, जो ब्रॉडकास्ट करता है कि 10 मिनट में कुछ बड़ा होने वाला है। यह सुनकर डेविड चिंतित हो जाता है और जल्दी से गैस स्टेशन वापस आता है। कपल ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन एस्केप करने से पहले एक हंटर डेविड के पैर को पकड़कर खींच लेता है। एक दूसरा हंटर ट्रक में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जूडी उसे गन से मार देती है। कुछ हिट्स एक्सचेंज करने के बाद डेविड हंटर को ऑनेल से कवर करके उसे आग लगा देता है। वह एक तरफ हटकर अटैकर को भयानक मौत मरते हुए देखता है। जल्दी ही कपल ट्रक में चढ़कर टाउन से निकल जाता है। क्योंकि डेविड मिलिट्री रेडियो साथ लाया होता है, वे एक काउंटडाउन सुनते हैं जो 0 तक पहुंचता है। अचानक एक धमाका होता है और एक ब्राइट लाइट पूरे एरिया को रोशन करती है। पता चलता है कि मिलिट्री ने पूरे टाउन को ब्लास्ट कर दिया है ताकि बचे खुचे सर्वाइवर्स को खत्म किया जा सके। बम का धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि ट्रक को सड़क से उड़ा देता है। कुछ देर बाद डेविड पलटे हुए ट्रक से क्रॉल करके निकलता है और जूडी को बचाता है। दोनों धीरे धीरे रोड के बीच तक जाते हैं और अपने प्यारे होम टाउन को अस्तित्व से मिटा हुआ देखते हैं। कपल अब नजदीकी सिटी की तरफ निकलता है, एक नए जीवन की शुरुआत करने की उम्मीद में, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एक ड्रोन कैमरा उनका पीछा कर रहा है और डिस्प्ले करता है इनिशिएट कंटेनमेंट प्रोटोकॉल। अंतिम सीन में
देश के सारे न्यूज़कास्ट्स रिपोर्ट करते हैं कि टाउन एक नॉर्मल आग की वजह से ओवररन हो गया था, जो हवा के कारण कंट्रोल नहीं हो सका। धमाके को एक पेट्रोल केमिकल प्लांट के विस्फोट से जोड़ा जाता है, जो आग के कारण हुआ था।